कक्षा 8वीं रसायन। मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को वायु कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया। पहले इसके मेन पॉइंट ले लेते हैं, जो हेडिंग है मेन इसकी मुख्य बात है, यानी हमारे चारों तरफ वायु उपस्थित है जिसे हम पढ़ रहे हैं। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन है 78% है, और 21% ऑक्सीजन है, यानी यही दोनों गैसें सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती हैं। और इसके बाद बहुत सारी रहती है, जैसे बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा, जैसे 0.9% जो है आर्गन रहती है, 0.04% जल वाष्प रहता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा धूल की कण उपस्थित होते हैं। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और वो हमें बचाती है, त्वचा का जो कैंसर होता है उससे बचाती है। ऑक्सीजन वायु से भारी और जल से हल्की है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में सहायक है। ऑक्सीजन में धातु और अधातु जलकर ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया संश्लेषण में होता है, जो कि उर्वरक निर्माण के लिए आवश्यक, अर्थात यूरिया जो बनाई जाती है वो अमोनिया संश्लेषण होने के पश्चात बनाई जाती है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से। चलिए आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण का कारण मानवीय गतिविधियां, जीवाश्म ईंधनों का दहन व कल कारखाने हैं। वायु प्रदूषण वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड तथा निलंबित कणों आदि के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वो गैस है बच्चों जो रेफ्रिजरेटर में काम आती है, यानी फ्रिज के अंदर भी पड़ी जाती है। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं। हम चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडल कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, यानी हमारे चारों ओर जो बाहर ऊपर लग रहा होता है वो वायुमंडलीय दाब है। वायु दाब का मापन पारद अथवा एनीरॉयड बैरोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसेली ने किया था। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान 1013 गुणा 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तन के दाब के तुल्य होता है। तो ये इकाई आपको याद रखनी है। चलते हैं प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनती कैसे, ये बताया गया है ऑक्सीजन गैस का बनना इसमें प्रयोगशाला में। तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं एक परखमनी में, ये देखो यहाँ परखमनी में पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ ले लिया गया है और इसको गर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। देखो दिया गया था पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, लेकिन जब गर्म किया तो पोटेशियम मैग्नेट बना, यानी KMnO4 बना। और क्या बना, प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और प्लस ये ऑक्सीजन बोलिए, ये O2 होगी ऑक्सीजन। अब बच्चों देखो यहाँ से जो है पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया तो गर्म करते ही ऑक्सीजन ऊपर उठनी चालू होती है, और यहाँ से होती है रुई की डॉट है जिसमें कि जल वाष्प न जाने पर केवल गैस जा पाती है यहाँ पे। और यहाँ से जब निकास नली से होती हुई जाती है इसके अंदर, तो टेस्ट ट्यूब को देखो बच्चों, यहाँ से क्या करते हैं, ये हमसे दिखाई दे रहा है आपको। अब पहले इसके अंदर पानी भर लिया गया है, ये पूरा इसके अंदर क्या चीज है, पानी है, यानी कि जल है। पानी इसमें भर लिया गया है पहले, और अंगूठे से दबा के उल्टा कर लेते हैं और ये उल्टा ही इस नाद के अंदर ले जाकर के छोड़ देते हैं, तो पानी इसमें भरा रहता है, यहाँ का पूरा पानी भरा रहता है। अब इसको हम कहते हैं जल के अधोमुखी विस्थापन। इस क्रिया को हम जल के अधोमुखी विस्थापन, यहाँ देखो गैस ट्यूब यहाँ से डाल दी गई है, तो और ये गैस जो है वो बुलबुले के रूप में ऊपर उठनी चालू हो जा रही है, और यहाँ से जो जल भरा हुआ था वो नीचे आना चालू हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, जल के अधोमुखी विस्थापन। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन एकत्र हो गया, ये पानी के टब में था रखा हुआ, और ये जो थी परखनली थी जिसमें ये रुई की डॉट यहाँ लगी थी, जिससे कि पोटेशियम परमैंगनेट से और जो कोई चीजें निकलती है वो यहाँ रुई में आकर जुड़ जाती है, केवल गैस ही निकल पाएगी बाहर। और यहाँ पे क्या लगा है, कार्ब लगा दिया गया। अब उस गैस को जानने के लिए हमने टेस्ट ट्यूब में दे दिया गैस। गैस लेने के बाद जो है इसमें जलती हुई अगरबत्ती ले जा रहे हैं। ये अगरबत्ती कौन सी है, जलती हुई।
अब क्या होता है, जैसे ही इस गैस के जार में ले जाएंगे यानी इस टेस्ट ट्यूब में ले जाएंगे तो ये अगरबत्ती तेजी से जलना चालू हो जाती है और तेज हो जाती है। तो इससे ये पहचान होता है कि जो इसके अंदर गैस भरी हुई है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। ये पहचान है इसकी। इसका मतलब यहाँ दिखाया हुआ है ऑक्सीजन गैस के समीप जलती अगरबत्ती ले जाने पर वो अगरबत्ती तेज जलने लगती है। चलिए कुछ अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम मैंने बताया था, ये धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये दिया हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी कार्बन है और ऑक्सीजन है O2 आपस में अभिक्रिया करके CO2 बना देती है। ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। ऐसे सल्फर, कार्बन ध्यान रखना अधातु है बच्चों, मैग्नीशियम धातु थी और यहाँ सल्फर अधातु है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये है सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। यहाँ देखिए ये प्रदूषण की जांच करने के लिए, वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए ये क्या करता, पहले फिल्टर पेपर लिया, पेपर के ऊपर हमने वैसलीन लगा दिया है। ये वैसलीन जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वैसलीन है। और ये सफेद कागज था जो दिखाया आपको, इसको वैसलीन लगा करके इसको खुला छोड़ देते हैं। तो ये क्या करती है, जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको अपने में शोषित कर लेती है या कोई गैस वगैरह उसको शोषित कर लेती है। इसका कलर चेंज हो जाता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वायु में प्रदूषण है या नहीं। चलिए चलते हैं, ये पौधागत प्रभाव क्या होता है। पौधागत प्रभाव देखो क्या बताया गया, जैसी सूरज की किरणें, ये ठंडे देशों में अधिकतर होते हैं, सूरज की जो किरणें लग रही हैं, ये किरणें जैसे ही पृथ्वी पर आती हैं तो ये धरातल गर्म होने लगता है, यानी पौधे गर्म होने लगते हैं। तो इनसे जो नीचे की जो परत है ये गर्म हो जाती है और इससे किरण ऊपर जाती है, ये यहाँ से दिखाई दे जाती है, लेकिन टकरा करके ये बादल वगैरह जो है ये फिर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर जो है ये पौधा घर जो होता है बिल्कुल कांच का बना हुआ होता है, उसमें ये सारी गैसें एकत्र हो जाती है। मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और SF6 हो गया, N2O हो गया, ये सारी की सारी जो है यहाँ से जो बन रही कल कारखानों से जो बनती जा रही वो निकल रही, तो ये वायुमंडल का ताप बढ़ा देती है। इसी को हम पौधाघर प्रभाव कहते हैं। चलिए पौधाघर भी देख लेते हैं। ये पौधाघर है बच्चों, यानी ठंडे देशों में क्या होता है, पौधे मर जाते हैं ठंड के कारण, तो इसको एक कांच की घर में जो है उगाया जाता है और इसको दरवाजा बंद कर देते हैं और ऊपर से जब सनलाइट पड़ती है तो ये पौधे गर्म हो जाते हैं, तो अंदर से जो गैसेज वगैरह निकलती है वो इसके ऊपर शीशे के घर में अंदर ही रह जाती हैं और इसके वायुमंडल का ताप बढ़ा देती हैं, जिससे कि इसके अंदर के पौधे मरने नहीं पाते, वो जिंदे रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इस पौधा घर को थोड़ा समझाया गया है। ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर यानी कमरे में रखा जाता है। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती, जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधे के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे यानी घर ही पौधा घर या ग्रीन हाउस कहलाते हैं। ये है पौधा घर जो मैंने अभी दिखाया था, बड़ा सा बना हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम, ये आपका दिखा रखा है यहाँ पे, ये वुल्फ मॉडल है। इसके अंदर देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, ये नली आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये इस नली के किनारे पर ये गुब्बारा लगा दिया गया जो दिखाई दे रहा है, ये वाला गुब्बारा है ये। और ये बोतल है, दो मुंह वाली बोतल नहीं है, ये एक ही मुंह की बोतल है, इसमें दो कॉर्क लगा करके दो ट्यूब लगा रखे हैं। ये जो ट्यूब है यहाँ से हवा खींचने का काम करेगा, हवा जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से हवा अंदर आने चालू हो जाएगी और ये गुब्बारा क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा आपका। तो ये प्रयोग आपको करके दिखाया और में दिखा रखा है, दोनों में ही है। तो चलते हैं हम आगे दिखाते हैं कुछ। ये यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ये आपका दाब का दिखाएगा, एक ही स्थान पे दाब हर तरफ चारों तरफ समान रहता है। यहाँ पर जो दाब पड़ रहा है ये दिखाई दे रहा है, ये सामने से पानी आ रहा है ये दिखाई दे रहा है, इधर साइड से पानी जा रहा है, ये सारे के सारे समान दूरी पे, ये जो दूरी है समान दूरी पे फेंकती है। यहाँ से जो दूरी है ये समान रहती है, यहाँ से जो दूरी है ये समान रहती है। ये इस बात को शो करता है कि समान ऊंचाई पर द्रव का दाब हर जगह समान रहता है, इस चीज को दर्शाया गया है।
चलिए सही विकल्प की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कैसे लिखा जाता है देखते हैं एक एक करके। तो पहला है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो बच्चों अच्छी तरह से पता है आपको, इसमें नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहती है। तो ये नाइट्रोजन 78% होती है, ध्यान रखना बच्चों। ऑक्सीजन 21% ही रहती है, तो ये कम हो गई। हीलियम वगैरह बहुत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम होती है। नंबर 2 की बात करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि ये लास्ट वाला है आपका जो दिखाई दे रहा है, यह भोजन को ताजा बनाए रखती है, फ्रेश रखती है बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 पे, पारे के स्तंभ का कौन सा मानक मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? तो ये है बच्चों, क वाला सही है, 76 सेंटीमीटर। इसके बाद चौथे पे आ जाओ। ऑक्सीजन गैस जल से भारी होती है, हल्की होती है, कैसे होती है बच्चों ये आपको बताना है। तो ये आपकी हल्की होती है। चलिए नंबर 5 पे पढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण क्या है? क्यों गर्म होता है आखिर? तो ये है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसके कारण ये होता है ऐसा। चलते हैं खाली स्थानों की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये ऐसा दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले आता है खाली स्थान है, गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। तो वो है गैस ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या लिखना है? ऑक्सीजन। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। पहला हो गया आपका, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु प्रमुख स्रोत है, यानी प्रमुख स्रोत क्या है हमारे पास? वो है अमोनिया। क्या चीज है बच्चों? अमोनिया है। नंबर 3 है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब होता है, कैसा होता है वायु दाब? तो कम होता है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखना है? कम होता है। नंबर 4 है, अम्ल वर्षा और गैसों के कारण होती है। तो कौन कौन सी है? एक तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल बनता है, और दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और इधर नाइट्रोजन गैस रहती है, इनसे होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है ये SO2 होता है। नंबर 5 की बात करते हैं। ऑक्सीजन पानी में घुलनशील होती है, कैसी घुलनशील है? बहुत कम घुलती है, अल्प विलेय बोलते हैं इसको, अल्प विलेय। बच्चों वहां जो लिखा गया सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही व गलत की पहचान कर गलत कथन को सही करके लिखिए। तो ऐसा कुछ बताना है इसमें, क्या है? तो चलो देखते हैं क्या चीजें हैं। पहला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है। तो ये 10 गलत है बच्चों। ये है कितनी हमारी? 21% है ये। यहाँ पे आपका 21% आना चाहिए। नंबर 2 की बात करें। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। ये वाला भी गलत स्टेटमेंट था, पहले वाला भी। और इसके बाद थर्ड देखो, सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से वायु प्रदूषित होती है, ये कथन क्या है? सही है। नंबर 4, गुब्बारे में वायु दाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। नंबर 5, नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है।
इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर भी देख लीजिए क्या दिया हुआ यहाँ पे। ये है, देखो पहले का क्या है, गलत है। क्या सही बताया मैंने? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है आपका। और सही क्या है इसमें? पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है, बता दिया था मैंने। तीसरा सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है, वो सब मैंने बता दिया है आपको। चलते हैं मैचिंग की तरफ। उचित संबंध जोड़िए। तो सबसे पहले आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें बच्चों ABC लिख दीजिए। यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ सी है और यहाँ पर डी है। अब आसानी से ये हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 की बात कर लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बच्चों श्वसन में काम आती है, तो ये श्वसन में, यानी कि ये पहले वाला 1 नंबर पे जाएगा और ये श्वसन पे जो है 2 नंबर में चला जाएगा। नंबर 3 की बात करूं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करता है? ये बेचारा भोज्य पदार्थों को ताजा रखता है, यानी ये वाला सही है, भोज्य पदार्थों को। तो ये तीसरे नंबर पे जाता है। नंबर 4 है अम्ल वर्षा। एक ही बचा रह गया सी वाला, तो ये है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपका नंबर 4 पे जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका संबंध बना लेंगे। प्रश्न उत्तर की तरफ जा बढ़ते हैं बच्चों। पहला है प्रश्न, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? उत्तर है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण व अन्य गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्या है? इसका महत्व लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली सतह परत है, यानी कि यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा की कैंसर से बचा जा सकता है। प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती हैं? तो उत्तर है बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बहुतायत में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जो है ये 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। चलिए अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया समझाइए। तो ये बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट है ये। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है। तो यहाँ बताया गया है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम मैग्नेट व ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है या टूट जाती है। यह है आपका पोटेशियम मैग्नेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड है। नाम हर एक का याद रहना चाहिए बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और ये क्या चीज है बच्चों? ये है ऑक्सीजन। तो ये पता होना चाहिए आपको, O2। यही अभिक्रिया है जो हमें देना था इसका उत्तर। अगला प्रश्न आ रहा, ऑक्सीजन से भरी परखनली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? तो कोयला तेजी से जलने लगेगा। उत्तर, ऑक्सीजन से भरी परखनली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर वह और तेज चमक के साथ जलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। प्रश्न है अगला, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग हैं? तो उत्तर है बच्चों, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जीवधारुओं के श्वसन में, यानी जो जीवधारी हैं, जितने भी जीव लोग हैं, उसमें श्वसन की क्रिया में किसी भी प्रकार का दहन करना हो तो वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है।
प्रश्न है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? तो उत्तर है बच्चों, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि हैं। प्रश्न है, सड़क के नजदीक स्थित नीम के पेड़ की पत्ती व उससे दूर स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर जमे पदार्थ में आप क्या अंतर पाते हैं? इसका पौधे की जैविक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये उत्तर है, सड़क के नजदीक स्थित नीम के पेड़ की पत्ती में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा आदि के लंबित कण अधिक मात्रा में मिलेंगे, जो इनकी जैविक प्रक्रिया पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। जबकि दूर स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर इस तरह के कण कम मात्रा में होते हैं या नहीं होते हैं। ये अपेक्षाकृत बेहतर वातावरण में होते हैं और अच्छे पनपते हैं और अच्छी फसल देते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो उत्तर है बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन व ऐसी ही कुछ अवरक्त किरणों को अवशोषित करने वाली गैसें उत्तरदायी हैं। प्रश्न है, अम्ल वर्षा के मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं? अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं? ये जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो उत्तर है बच्चों, अम्ल वर्षा में मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल होते हैं। ये जनजीवन को निम्न रूप से प्रभावित करते हैं। देखते हैं एक एक करके। तो नंबर 1 है, पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 की बात कर लो, मिट्टी व वनों को नुकसान करती है। नंबर 3, जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, जिससे जलचर जैसे मछलियां आदि की प्रजातियों पर भी प्रभाव दिखाई देता है। नंबर 4 है, संगमरमर के बने भवन, मूर्तियां आदि पर भी प्रभाव डालती हैं। प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। उत्तर है बच्चों, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के कम हो जाने पर मानव शरीर की रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने से वे फूल जाती हैं और कभी कभी यह फट भी जाती हैं। यह प्रक्रिया ज्यादातर पृथ्वी से ऊपर जाने पर यानी पहाड़ों आदि में चढ़ने पर होती है। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नंबर 1 की बात करिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो कौन सी है बच्चों? ये सबसे नाइट्रोजन सबसे अधिक है। कितनी है? 78% है। ये हालांकि पहले आ चुका है, लेकिन फिर एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। नंबर 2, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? भोजन को ताजा बनाया रखने के लिए। यह भोजन को ताजा बनाया रखती है। नंबर 3, पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? तो वो है आपका 76 सेंटीमीटर। नंबर 4, ऑक्सीजन गैस जल से हल्की होती है या भारी होती है बच्चों? तो ये हल्की होती है। ऐसे नंबर 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। प्रश्न है, वायु का संगठन बताइए। तो उत्तर है, वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, जलवाष्प 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03%, अन्य गैसें व धूल के कण आदि। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि निम्नलिखित है। नंबर
आवश्यक सामग्री की बात करेंगे। स्टैंड है, गर्म करने का साधन है, मोटे कांच की परत नली है, निकास नली है, टब है, पानी है, दो परत नलियां, कार्क, रुई और पोटेशियम परमैंगनेट। ये प्रयोग विधि है। मोटे कांच की परत नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए। चित्र के अनुसार उपकरण जमाइए। अब मोटे कांच की परत नली को गर्म कीजिए तथा निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परत नली में एकत्र कीजिए। पानी से भरी परत नली को तैयार करने के लिए एक परत नली को पानी से पूरा भरिए। अब उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके परत नली को पानी से भरे टब में उल्टा खड़ा कर अपना अंगूठा हटा लीजिए। अंगूठा हटाने पर परत नली का पानी गिरे नहीं। यह ध्यान रखिए, जब परत नली में गैस भर जाए तब उसे हटा लीजिए। इस परत नली को ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गैस के अलावा थोड़ी बहुत मात्रा हवा होगी। अब एक और परत नली में बनने वाली गैस को एकत्र कर कार्क लगा दीजिए। एकत्रित गैस ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या हुआ, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ये पहले भी बता दिया मैंने, इसको फिर भी लिख लीजिए इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये जो है आपका पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट। ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और ये जो गैस बन रही ये ऑक्सीजन। चलिए अब बना लेंगे इसको। और ये चित्र मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें देखो, ये यहाँ परत नली में गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर के। ये रुई की डॉट है इस जगह पे लगी हुई, और ये कॉर्क है लगी हुई यहाँ पर जो लगा रखा है, बंद कर रखा। और ये निकास नली है, ये जो जा रही है आपको, यानी रबड़ की है नली है, निकास नली बोलते हैं इसको। और ये गैस यानी परत नली है, उसको उल्टा रखा गया और इसमें टब है ये आपका, इसमें पानी भर रखा है और ऑक्सीजन गैस बुलबुला के रूप में ऊपर की ओर जा रही है। और पानी इसके अंदर चूंकि भरा हुआ था तो ऊपर से नीचे की ओर आने शुरू हो जाएगा पानी। प्रश्न है, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मानव गतिविधियां, नंबर 2 जीवाश्म ईंधनों का दहन, नंबर 3 उद्योग धंधे या कल कारखाने आदि। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अधिक वृक्ष उगाना, अपने आसपास के वृक्षों की देखरेख करना। नंबर 2 फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना जिससे कि प्रदूषित वायु निचले इलाके में सीमित न रहे, कम मात्रा में प्रदूषक मुक्त हो ऐसी व्यवस्था करना। नंबर 3 वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना। नंबर 4 है धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। नंबर 5 इत्र, दुर्गंध नाशक स्प्रे, प्रसाधन सामग्री तथा इस प्रकार अन्य स्प्रे आदि का उपयोग कम से कम करना। नंबर 6 की बात करो, ऊर्जा उत्पादन से के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। नंबर 7 है वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से करना। नंबर 8 है सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियों, कागज एवं कचरे को खुले में न जलाना तथा इनके सुरक्षित निपटान का तरीका अपनाना। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। उत्तर है नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। नंबर 2 नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है।
अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है। नंबर 3, निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4 की बात करते हैं। इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थ को तरोताजा बनाए रखने के लिए किया जाता है। पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स तथा बिना पके और तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में यही गैस भरी जाती है। प्रश्न है, अम्ल वर्षा क्या है? यह हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो उत्तर है ये, वर्षा के दौरान वायुमंडल में पाई जाने वाली सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को सामान्य से अधिक अम्लीय बना देते हैं। इसे अम्लीय या तेजाबी वर्षा कहते हैं। यह हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। नंबर 1, अम्ल वर्षा के कारण पौधों के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 है, अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 3, इससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मछलियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। नंबर 4, अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं का क्षरण करती हैं। जैसे आगरा स्थित ताजमहल का क्षरण वह पीले कलर का हो गया है। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे। और ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबाकर जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।